टॉपिक नंबर 3 ग्रेविटेशन चैप्टर का आपके पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। या पहले हम ग्रेविटेशनल फील्ड को पढ़ते हैं, फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को, और इसके बाद फिर हम ग्रेविटी जो है उसकी वैल्यू पे निकालेंगे। पहले ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो किसको कहते हैं? ग्रेविटेशन का वर्ड जो है वो यहाँ पे बेसिकली ग्रेविटी के लिए इस्तेमाल हुआ है, जो अर्थ लगाती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। फील्ड किसको कहते हैं? रीजन को कहते हैं। किसको कहते हैं? रीजन। आइंस्टाइन की एक फेमस थ्योरी है जिसमें वो कहता है कि हमारी जो यूनिवर्स है उसमें जितने भी बड़े बड़े मासेस हैं वो जब स्पेस के अंदर इस तरीके से रखे जाते हैं। देखें, स्पेस जो है उसको अगर आप कंसिडर कर ले एक फोम कंसिडर कर ले, और फिर इसी स्पेस के अंदर आप एक मास को रखते हैं। ठीक है, मास को रखते हैं, ये मैं मास रख रहा हूं, तो ये जो स्पेस है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये जो कर्वेचर है, अगर इस कर्वेचर के करीब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को लेके आऊंगा तो नीचे ये क्या होगा? गिरेगा। तो स्पेस के अंदर जब आप मास रखते हैं तो उसमें एक फील्ड जनरेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब ग्रेविटेशनल फील्ड होता क्या है? ये हमारी जमीन के इर्द गिर्द वो रीजन है जिसमें जमीन हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो किधर चला जाता है? जमीन की तरफ चला जाता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ रीजन अराउंड अर्थ इन विच अर्थ कैन अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड इट्स सेंटर या टुवर्ड इटसेल्फ। हमारी जमीन के इर्द गिर्द वो जगह जिसमें हर एक ऑब्जेक्ट को हमारी जमीन अपनी तरफ खींचती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। एक और एग्जांपल के जरिए मैं समझाता हूं। ये मेरे पास एक चार्ज है, इस चार्ज के इर्द गिर्द इस तरह एक रीजन होता है कि अगर मैं इस रीजन के अंदर दूसरे चार्ज को लेके आता हूं तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, तो इस चार्ज की रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इस तरह ये जो यहाँ पे मास पड़ा है जिसकी वजह से यहाँ पे कर्वेचर प्रोड्यूस हुआ है, इसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस हुई है। अगर मैं इसी रीजन के अंदर आ जाऊं तो मेरे ऊपर भी एक फोर्स लगेगा, तो इस रीजन में जिसमें मेरे ऊपर फोर्स लगता है इसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसके बाद है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसको कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के जरिए हम ये मालूम करते हैं कि हम अगर अर्थ के करीब जाएंगे या अर्थ से दूर जाएंगे तो ये जो फोर्स है जो हमारे ऊपर लग रहा है इसमें कितनी जो है कमी आएगी या कितनी इसमें क्या आएगी? ज्यादती आएगी। कितना इंक्रीज आएगा, कितना डिक्रीज आएगा, या एक यूनिट मास के ऊपर अर्थ कितना फोर्स अप्लाई करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। फोर्स पर यूनिट मास इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। इसको हम किस तरीके से निकालेंगे? देखिए, हमारे पास फोर्स जो है, वेट फोर्स, वो बराबर है mg के। अगर मैं ऐसा करूं कि दोनों साइड पे m डिवाइड कर लूं तो F इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय m, तो G इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय m। यहां पे अगर आप देखें फोर्स पर यूनिट मास, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। G इज इक्वल टू F बाई m के अर्थ एक यूनिट मास के ऊपर कितना फोर्स लगाती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ। अब हमने इस G की वैल्यू को निकालना है कि ये जो G है इसकी कितनी वैल्यू है।
हम क्या करेंगे कि ये अर्थ है हमारी, इसके ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, इसके सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये RE है। ये मास M1 है, चूंकि ऑब्जेक्ट है इसी वजह से मैंने इसको नाम दिया है MO। ये मास M2 है लेकिन अर्थ है इसी वजह से मैंने इसको नाम दिया है ME। अब हमें पता है कि चूंकि दोनों मासेस है तो दोनों के बीच में लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन होल्ड होगा, और वो किस चीज के बराबर है, F इज इक्वल टू G M1 M2 डिवाइडेड बाय R²। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं G ME MO डिवाइडेड बाय R², क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है ऑलरेडी। अब इसको आप नाम दें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये तो दोनों के दरमियान फोर्स थी। अब हमारी अर्थ जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाती है जिसको हम वेट फोर्स का नाम देते हैं। क्या देते हैं? वेट फोर्स। इस ऑब्जेक्ट को सिर्फ हमारी अर्थ जो अपनी तरफ खींचती है वो फोर्स है F इज इक्वल टू mg। चूंकि ऑब्जेक्ट जो है उसके मास को मैंने नाम दिया है MO, तो यहाँ पे आप लिखोगे MOG। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप यहाँ करें कि ये जो F है MOG, इसको इसकी जगह पे पुट कर ले, या दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या कर ले, कंपेयर कर ले। जब हम कंपेयर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा F स्मॉल g बराबर है F कैपिटल G स्मॉल की जगह पे MOG, कैपिटल की जगह पे G MO ME डिवाइडेड बाय RE²। ये और ये आपस में कैंसिल, तो G इज इक्वल टू G ME डिवाइडेड बाय RE²। यहाँ पे ME मैंने इससे पहले लेक्चर में निकाला था, वो था 6 × 10 की पावर 24। RE भी मैंने बताया था, वो था 6.4 × 10 की पावर 6 मीटर। और कैपिटल G आपके पास है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन डॉट मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय kg²। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट करो, तो G इज इक्वल टू 6.67 × 10 की पावर -11, M की जगह पे 6 × 10 की पावर 24, R की जगह पे 6.4 × 10 की पावर 6। जब ये सारी वैल्यूज आप सॉल्व करोगे, इससे आपके पास आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ G which can be calculated through these equations.